गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो है कि कॉजेज़ ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यानी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के अंदर पेश आई थी, उसकी क्या वजूहात थी, वो किस वजह से पेश आई थी। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। अच्छा, ब्रिटिश जो है वो ट्रेड की गर्ज से इंडिया के अंदर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं, और वो इस बहाने से इंडिया के अंदर आए थे। असल मकसद उनका वहाँ पे कब्ज़ा करना था, क्योंकि इंडिया और जो सब कॉन्टिनेंट था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिचेस थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह थे, बहुत अच्छा कंट्री था। तो इस वजह से उनका असल मकसद उस जगह पर कब्ज़ा करने का था। तो 1857 में जब ब्रिटिश आ गए तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। उनको इंडिया का कंट्रोल हासिल करना बहुत मुश्किल काम लगा, क्योंकि उसके अंदर ये हो रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है मुस्लिम्स और हिंदूज़ वगैरह की तरफ से अपराइजिंग्स हो रही थी। लोग खड़े हो रहे थे अपने हक़ के लिए, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पेश आई थी। अब जो हम हिस्टोरिकली देखा जाए, इसका नाम देखा जाए, तो जो इसके अंदर है, जो हिस्टोरियंस हैं, इंडियन हिस्टोरियंस के अंदर इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जबकि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिखते हैं उसको एज इंडियन म्यूटिनी लिखते हैं। अब जो 1857 के अंदर जो इवेंट्स पेश आए थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र में उनके ख़िलाफ़ हिंदूज़ और मुस्लिम की तरफ से एक गलत एक्शन की तरह था। तो इस वजह से उनको जो है कंट्रोल करने में बहुत मसला हो रहा था। तो अब जो 1857 की जो वॉर के कॉजेज़ थे मेन, वो हम लोग 4 सेक्शंस वगैरह के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मतलब लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से मोटिवेट हुए थे। तो मुख्तलिफ़ पॉपुलेशन थी, मुख्तलिफ़ जगहों की पॉपुलेशन थी, वो मुख्तलिफ़ रीज़न की वजह से मोटिवेट हुई थी इस वॉर के लिए। अब सबसे पहले हमारे पास आते हैं पॉलिटिकल रीजंस। अब जैसे ही ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल एक्सटेंड किया, तो जो लोकल लीडर्स थे, यानी जो प्रोविंशियल लीडर्स थे, या जो इस वक्त के जो छोटे छोटे, जैसे हम आजकल के उसमें लाइक मेन तो होता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उसके अलावा जो छोटी पोस्ट वाले लोग होते हैं, जैसे प्रोविंशियल का कोई हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, लाइक इस तरीके से जो होते हैं, वो सब लोकल लीडर्स थे उस वक्त। तो उनको ये फ़ील हुआ कि हाँ, हमारी अथॉरिटी को बहुत डिग्रेड किया जा रहा है, और हमारी अथॉरिटी जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही है। हमारी अथॉरिटी हमारे पास नहीं रही, और सारी अथॉरिटी ब्रिटिशर्स के पास चली गई है। अब लॉर्ड डलहौसी का रीज़न ये है कि लॉर्ड डलहौसी ने एक जो है जो है पॉपुलर एक लॉ लगाया था, या लॉ कह सकते हैं उसको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि जिसका कोई मतलब लैंड, वो असल में बेसिकली एक ऐसा लॉ था जिसमें वो लैंड ले लेता था। अब एक और रीज़न ये था कि जो इन्होंने नाजायज़ तरीके से ओथ को ले लिया था 1856 के अंदर, उसने बहुत ज़्यादा इंडियन लीडर्स को कन्विंस कर दिया था कि उनको अभी अंदाज़ा हो गया था, उनको रियलाइज़ हो गया था ब्रिटिशर्स बहुत ग्रीडी हैं, और उनको सिर्फ लैंड चाहिए है, और वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, और उनको लालच है इन सब चीज़ों का। और मुग़ल एम्परर जो था, क्योंकि इन लोगों के आने से पहले मुग़ल डायनेस्टी चल रही थी, मुग़ल रूल चल रहा था, बहादुर शाह ज़फ़र, अकबर और ये सब। तो लास्ट जो बादशाह था वो बहादुर शाह ज़फ़र था। अब ये हुआ था कि मुग़ल एम्परर के साथ इन्होंने बहुत गलत सलूक किया था, उसको डिग्रेड किया था, उसकी इज़्ज़त को डिग्रेड किया था, जिसकी वजह से सबको बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा था कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये सब। अब इन्होंने 1857 तक जो है, जब ब्रिटिशर्स कंट्रोल हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो जो मुग़ल एम्परर था उसके पास कोई पावर नहीं बची थी, बल्कि वो जो है ना, बस मतलब ऐसे ही एक सिंबॉलिक फिगर बन के रह गया था, उसकी कोई पावर नहीं रही थी। फिर लॉर्ड डलहौसी ने एक और क्या नाइंसाफ़ी की इस मुग़ल एम्परर के साथ, कि वो और उनकी जो पूरी रॉयल फैमिली थी, उनको जो है दिल्ली के रेड फोर्ट से और ज़्यादा गिरी हुई जगह पे कुतुब साहिब की वहाँ पे उनको भेज दिया गया, जो कि एक बहुत ज़्यादा बेइज्जती का साइन शो हुआ था, और बहुत ज़्यादा लोगों को इस बात से बुरा भी लगा था। फिर जो है लोगों को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही थी। सिविल सर्विस जो होती है, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर नॉर्मल पीपल को इतनी ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जा रही थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा उनको लग रहा था, लोगों को रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया था कि इंग्लिश को पर्शियन से रिप्लेस कर दिया था एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के अंदर और जिसमें एजुकेशन दी जाएगी, वो पहले पर्शियन थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको पर्शियन को चेंज करके उसकी जगह इंग्लिश कर दिया, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज थी।
ये हमारे पास सारे थे पॉलिटिकल रीजंस। फिर हम बात करते हैं रिलीजियस और सोशल रीजंस की। अब जैसे जैसे ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ता गया, उनको कंट्रोल हासिल होता गया, तो इसी तरीके से उन लोगों का कल्चर भी बहुत ज़्यादा फैलता गया। अब हमने देखा कि जो है ना, हम पहले ही देख चुके हैं कि वो लोग अपने कल्चर को बहुत सुपीरियर समझते थे, वो चाहते थे कि सिर्फ हमारा कल्चर हो यहाँ पे। तो इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए भी कोशिशें की कि जो है ना हम लोग अपना कल्चर यहाँ पे रखें और जो है हम लोग इन लोगों के कल्चर को ख़त्म कर दें। 1835 के अंदर एक इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटर ने ये बात कही भी कि जो एक शेल्फ है यूरोपियन लाइब्रेरी का, एक सिंगल शेल्फ जो है वो पूरी इंडिया और अरेबिया की जितनी लिटरेचर है उन सबसे ज़्यादा है। यानी उनकी ये सोच थी कि उन लोगों की किताबें, उन लोगों की एजुकेशन, उन लोगों का लिटरेचर इंडिया और अरेबिया से भी ज़्यादा है। तो ये लोगों को रियलाइज़ हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता कि जो है ये बहुत गलत हो रहा है और ये अपना कल्चर इम्पोज करना चाह रहे हैं हम पे ज़बरदस्ती। फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बहुत कम ज़रफ़ी के उनके साथ मुज़ाहरा किया, बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड की तरह उनको रखा, उनको ना इक्वल राइट्स दिए और जो है उनको बिल्कुल अनसिविलाइज वर्ल्ड बना दिया, मतलब कुछ भी नहीं था वहाँ पे। फिर इन्होंने और क्या किया कि इन्होंने एरोगेंट एटीट्यूड दिया। अच्छा, इन्होंने अपनी न्यू वे ऑफ लाइफ निकाला, रेलवेज़ निकाली, रोड्स निकाली, टेलीग्राफ वगैरह, लेकिन ये इंडियंस इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। और इंडियंस को बहुत ज़्यादा ये भी खदशा था कि इस्लाम, हिंदुज़म और सिखिज़म जो था वो ब्रिटिश रूल की वजह से अंडर थ्रेट था, क्योंकि वो अपना कल्चर इम्पोज कर रहे थे, अपनी रिलीजियस बिलीफ्स इम्पोज करना चाह रहे थे इन सब लोगों पे। लेकिन ब्रिटिशर्स कभी इस बात को मानते नहीं थे कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मतलब अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, वो लोग गलत थे। वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज आई, वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन को कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे स्कूल सेटअप की, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ के अकॉर्डिंग स्कूल सेटअप की। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती थी उन लोगों को, और उन लोगों को वो लोग फिर लोकल लोगों से, जो पीपल आम आवाम होती है, उनसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो अपना रिलीजन तो छोड़ दें और क्रिश्चियनिटी की तरफ आ जाए, क्रिश्चियनिटी की जो टीचिंग है उसकी तरफ आ जाए और उनको फॉलो करना शुरू कर दें, जो कि एक बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि आप किसी के ऊपर अपना रिलीजन इम्पोज नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आ जाती है तीसरी, इकोनॉमिक क्या थे रीज़न जिसकी वजह से ये वॉर हुई। हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश मर्चेंट हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कर रहे थे ट्रेडिंग के ज़रिए, टेक्सटाइल गुड्स वगैरह के ज़रिए। तो अच्छा, इन्होंने अब ब्रिटिशर्स ने और क्या किया कि वो लोग बहुत ज़्यादा हाई टैक्स इम्पोज कर रहे थे लोगों के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, इतने ज़्यादा जो हाई करेंगे, टैक्स इम्पोज करेंगे, तो जो छोटे स्मॉल लैंड ओनर्स वगैरह थे तो वो इंक्रीजिंग टैक्स नहीं पे कर पाते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल होता था ये करना। और इसकी वजह से उनमें जो है नफ़रत पैदा हुई, हेट्रेड पैदा होना शुरू हो गई कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो हद से ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, जो कि मतलब गलत बात थी। और ये भी एक बात थी कि जो उन ब्रिटिशर में टैक्स कलेक्टर्स वगैरह थे, उनमें से बहुत सारे वो भी करप्ट थे, मतलब वो करप्शन करते थे, कुछ पैसा अपने पास रख लेते थे, खुद खा लेते थे, अपने लिए इस्तेमाल कर लेते थे, और ये सब होता था वहाँ पे। और जैसे जैसे वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रहे थे इंडिया के ऊपर, वो ऊपर से जो आर्मी के अंदर सिपाही या जो नीचे थोड़े लो ग्रेड के जॉब करने वाले लोग थे आर्मी के अंदर, उनकी सैलरीज भी नहीं दे रहे थे, उनको सैलरीज तक नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से और ज़्यादा हेट्रेड पैदा हुई, और ज़्यादा इंडियंस के अंदर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ ये सब हेट्रेड पैदा हुआ। फिर हमारे पास फोर्थ जो आते हैं कॉजेज़ के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, वो है मिलिट्री कॉजेज़। ये सबसे ज़्यादा मेन और इमीडिएट कॉज था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। इसके अंदर मेन इशू जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था ग्रीस कार्टेज के ऊपर। अब ना ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने गन बनवाई थी नई, और उन्होंने कहा था कि अब आर्मी के अंदर सब यही गन यूज़ करेंगे। उसके अंदर ये था कि उसके अंदर पिग और काऊ का फैट यूज़ हुआ था। काऊ जो कि हिंदूज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो उनके रिलीजन में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और मुसलमानों के लिए पिग हराम था।
अब वो ये होता था कि उनको वो कार्टेजेस मुंह से खोलने पड़ते थे। उसके अंदर जब पिग का फैट होता था तो मुसलमान वो नहीं खोल सकते थे, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये हराम होता है। तो मेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था कॉज, ये इमीडिएट कॉज था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। यहाँ से ये सब शुरू हुआ था मेन, कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको हमारे रिलीजन का ख्याल रखना चाहिए। और जो हिंदू सोल्जर्स थे वो इंडिया को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। और इन्होंने इंडियन ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान के अंदर भी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, और बहुत ज़्यादा इन्होंने हिंदू और सिख सोल्जर्स और मुस्लिम सोल्जर्स को क्रिश्चियनिटी की तरफ भी कन्वर्ट करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा इन्होंने इसी तरीके से बहुत ज़्यादा उन पर जुल्म किया, और इसी तरीके से इन्होंने कन्वर्ट करना चाहा क्रिश्चियनिटी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ील हुआ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको हमारे रिलीजन का भी ख्याल रखना चाहिए, अपना कोई इम्पोज़ नहीं करना चाहिए। तो मेन ये कॉज था सारा जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।